हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। हमने सॉलिड स्टेट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, उसके कुछ पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। अभी एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या सॉलिड स्टेट में अभी स्टडी किया है। देखो, हमने एक तो यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था, यूनिट सेल क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हमने उसमें पढ़ा था कि जो हमारे यूनिट सेल का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, एफसीसी, बीसीसी, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। इनमें कितना कंट्रीब्यूशन वो करती हैं वो सब हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़े थे, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में पढ़ा था। देन हमने स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स, ठीक है। तो अभी हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट किया है, इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ा गया है, उस सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हर वीडियो का। तो ये एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, अगर आपने नहीं किया है तो एक बार रिवाइज करके आइए, क्योंकि आगे पढ़ने से पहले पीछे वाला पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक बार आपको पता होना चाहिए क्या होता है ये सब चीज़ें, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से जाकर रिवाइज करो एक बार और फिर देखने आओ वीडियो, ओके। चलिए, अभी हमने जो स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, वो किया था स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स। उसमें हमने NaCl की, CsCl की एंड CaTiO3 एंड फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, वो सब डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक डिफरेंट टॉपिक। आज का फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन A, D एंड R। तो A, D एंड R, इसके बीच में हमें बताना है रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप होता है इन तीनों के बीच में। तो उससे पहले हम बात करते हैं एक लैटिस पॉइंट की या फिर एक यूनिट सेल की। तो एक तो बनाते हैं यूनिट सेल, जो किससे मिलके बनी होती है, लैटिस पॉइंट से। भाई स्टार्टिंग में ही बताया गया था आपको, यूनिट सेल क्या होती है, हमारी सबसे छोटी यूनिट होती है ना किसी भी लैटिस की। कोई बड़ा हमारा क्रिस्टल लैटिस है, उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है यूनिट सेल। उसी यूनिट सेल के रिपीटेशन से बनता है एक बहुत बड़ा क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। और यूनिट सेल किससे बनती है, लैटिस पॉइंट से मिलके बनती है। तो अगर हमने मान लो इन चार लैटिस पॉइंट को ऐसे करके मिला दिया, ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये जो बन चुकी है लैटिस पॉइंट से, वो क्या बन गई है, एक यूनिट सेल, ठीक है। इसी तरह की कई सारी यूनिट सेल मिलके एक पूरा क्रिस्टल लैटिस बना देंगी। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। ये देखो, इसको ना हमें इस टाइप से बनाना पड़ेगा। अभी भी सही नहीं बनाया ये बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए था, ठीक है ना। ये ठीक है, ये इस तरह का एक यूनिट सेल बनी है जो लैटिस पॉइंट से मिलके बनी हुई है। इसी तरीके से यहाँ पर भी होंगे कुछ लैटिस पॉइंट और कुछ यहाँ पर भी होंगे, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे मैच करना है। तो मेन बात ये है कि यहाँ पर ठीक से दिख नहीं रहा है, लेकिन ये इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ से ये लैटिस पॉइंट्स इस तरीके से जॉइन है और उन्हीं से यूनिट सेल बन रही है, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये वाली जो पूरी लेंथ होती है यूनिट सेल की, वो तो होती है हमारी A, ठीक है। तो अगर A को लिखना हो में A क्या होती है, तो इसको लिख लो, ये होती है हमारी एज लेंथ, एज लेंथ कह लो, या फिर और लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल या लेंथ ऑफ, सिंपल लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर इस यूनिट सेल की बात करें तो ये वाली A, ये वाली भी A,
हो सकता है ए डिफरेंट भी हो, हमने जैसे वो यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, एज लेंथ के अकॉर्डिंग, एक्सेल लेंथ के अकॉर्डिंग, या फिर हाँ इसको एक्सेल लेंथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो एक्सेल लेंथ, एज लेंथ के अकॉर्डिंग और इंटरफेशियल एंगल के अकॉर्डिंग डिवाइड किया था, हमने यूनिट सेल को क्लासीफाई किया था, उसमें हमने देखा था कि कहीं पर तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ रहा था, मतलब ये जो तीनों डिस्टेंस है हमारी, ये वाली, ये तो हमारी किसी किसी में इक्वल थी सारी, किसी में ऐसा था कि इक्वल भी नहीं थी एक भी, किसी में ऐसा हो रहा था कि ये ए इक्वल टू बी तो थी बट सी नहीं थी, तो दो इक्वल थी आपस में, एक इक्वल नहीं थी। तो उस पर डिपेंड करता है कि ये ए बी सी क्या है, बट ये तीनों ही अगर हम लें, ए ले लें, बी ले लें या फिर सी ले लें, तो इसमें से अगर हम कोई भी कंसीडर कर रहे हैं तो वो हमारी क्या है, एक एज लेंथ है। वो डिपेंड करता है कि हमारी कौन से वाली है, तो ये एज लेंथ है या फिर लेंथ ऑफ यूनिट सेल एक्सियल लेंथ है। ओके, तो ए की जगह यहाँ बी सी कुछ भी लिखा आ सकता है, मेन बात है एज लेंथ की, तो ये होती है हमारी एज लेंथ, ठीक है। ओके, अब उसके बाद आता है डी। ये डी क्या होता है, डी, देखो डी क्या होता है हमारा, ये हमारे डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर ऑफ वन लैटिस पॉइंट टू अदर। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम बोल रहे हैं लैटिस पॉइंट के एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक की डिस्टेंस, ये होती है हमारी डी। अब आप ये बोलोगे कि मैम ये तो एज लेंथ थी, एज लेंथ भी ए थी, अब ये भी डी हो गई, मतलब ये भी एज लेंथ हो गई, ये तो कैसे हो गया फिर ये? तो बिल्कुल सही है, जो हमारा ए होता है वो डी के इक्वल ही होता है, जो हमारी एज लेंथ होती है, क्योंकि एज लेंथ हमारी दो से मिलके बन रही है ना लैटिस पॉइंट से, और लैटिस पॉइंट की जो मिडल की डिस्टेंस बिटवीन one lattice point to other lattice point, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर से है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ वन लैटिस पॉइंट टू सेंटर ऑफ अदर लैटिस पॉइंट, ठीक है। आया समझ में क्या हो रहा है? देखो D जो है हमारी वो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ वन लैटिस पॉइंट टू द सेंटर ऑफ अदर लैटिस पॉइंट है, ठीक है। एक लैटिस से दूसरे लैटिस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो है हमारी D, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। तो ये जो D है इसको हम बोलते हैं इंटर एटॉमिक और इंटर आयनिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक और इंटर आयनिक डिस्टेंस, ठीक है। इंटर एटॉमिक और इंटर आयनिक डिस्टेंस, इसके और भी नाम हो सकते हैं, कंफ्यूज करने के लिए एग्ज़ाम में इसके और नाम भी आ सकते हैं, जैसे कि देखो इंटर आयनिक और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस तो होंगी, इसके अलावा इसको कंफ्यूज करने के लिए डी को और कुछ भी कहा जा सकता है, जैसे कि नियरेस्ट एटम टू एटम कॉन्टैक्ट, नियरेस्ट एटम टू एटम कॉन्टैक्ट, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, नियरेस्ट एटम टू एटम कॉन्टैक्ट या नियरेस्ट एटम टू एटम डिस्टेंस और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच,
इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या फिर इंटर आयनिक डिस्टेंस। तो ये किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में आ सकता है। तो आपको ये सारे नाम याद होने चाहिए कि हाँ हम डी को ये बोलते हैं। और डी होता क्या है, एक लैटिस पॉइंट से दूसरे लैटिस पॉइंट की डिस्टेंस। तो यहाँ कोई भी लैटिस पॉइंट है उसके एक सेंटर से दूसरे लैटिस के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो है डी। और ये जो डी है वो हमारी एज लेंथ के इक्वल ही होती है। ठीक है, ये जो एज लेंथ होती है हमारी उसके इक्वल ही होती है। तो ए को हम डी के इक्वल रखते हैं। ओके, अब बात आती है तीसरी आर की। आर क्या होती है? देखो आर तो रेडियस होती है। ठीक है, जैसे कोई भी हमारा सर्कल या स्फेयर होता है तो उसमें जो बीच में सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो मतलब पूरी जो डिस्टेंस होती है हमारी, जो डायमीटर होती है उसका जो हाफ होता है वो रेडियस होती है। तो ये पूरी तो डी हो रही थी, तो हाफ क्या हो जाएगी इसकी? आर। तो यानी आर इज इक्वल टू क्या होती है? डी बाय 2। ठीक है, या फिर डी इक्वल टू ए ही है तो हम इसको ए बाय 2 भी बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है ना, ये वाली, ये क्या है हमारी? आर है, सिर्फ ये वाली इतनी सी। और यहाँ से यहाँ तक की भी क्या है? आर है। तो ये आर अलग अलग हो गई दोनों। तो कितनी बन गई टोटल? 2r। तो 2r किसके इक्वल हो गई? डी के। तभी तो डी इक्वल टू कितना आया? आर इक्वल टू कितना आया? डी बाय 2। ठीक है, देखो इसमें इतना बड़ा कोई न्यूमेरिकल ऐसी कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपको समझना है। ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है ना। सिर्फ आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोला जा रहा है। तो जो एज लेंथ है और डायमीटर है वो एक ही बात है, और जो आर है हमारा वो उसका जस्ट डबल है, 2r। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा थोड़ी सी इसकी बात। जो आपके लैटिस पॉइंट है उसकी बात हो गई है कि क्या क्या इसमें होती हैं तीनों चीज़ें। अब इनका जो रिलेशनशिप था वो वैसे तो आ चुका है, एक बार और उसको हम कंसीडर करते हैं। तो अब जब रिलेशनशिप की बात हो रही है तो देखो एज लेंथ तो इक्वल टू हो गई डी के, जो इंटरलाइनिंग डिस्टेंस है, और ये इज इक्वल टू हो गई हमारे 2r की। तो ये है इन तीनों का रिलेशन। ठीक है, अब चाहे क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आए, आपको इन तीनों से ही उसका आंसर निकालना है। ओके, तो ये हो चुका है हमारा इक्वल टू डी इक्वल टू 2r एक रिलेशन। ओके, इनमें ए, डी और आर क्या क्या हैं वो बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाने चाहिए क्या होते हैं। अब हम 1 बाय 1 क्या करते हैं, SCC, BCC ये सब लेके इनको सॉल्व करते हैं कि इनके लिए क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी। देखो सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को ले रहे हैं। देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में क्या होता है, जो हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है इसमें जो हमारे लैटिस पॉइंट होते हैं वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं सिर्फ। ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि भाई कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये इस तरीके से एक जो है बनता है हमारा। ठीक है, तो इसमें जो हमारी ये रिलेशन है ये तो डायरेक्टली हमें दिख ही रहा है कि ये तो हमारी डी की वैल्यू है, यही इक्वल टू ए भी है हमारा, और ये हमारे 2r के इक्वल है। तो यहाँ तो ये वाला सेम रिलेशन आ गया। तो ये SCC के लिए तो आ गया सेम। ठीक है, अब बात करते हैं BCC के लिए क्या रिलेशन होगा। अब BCC के लिए अगर हम बात करते हैं, देखो BCC को समझने के लिए ना आपको पहले दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। SCC तो हो गया ना, सेकंड हेडिंग डालोगे BCC, लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ समझोगे कि जो हमारे फेस और डायगोनल होते हैं और बॉडी डायगोनल होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है। देखो एक तो हमारा ये वाला डायगोनल है, ये कैसा है? फेस डायगोनल। तो पहले इसी की बात कर लेते हैं। तो मान लो एज लेंथ है a, तो यहाँ पे लिखो सबसे पहले लेट एज लेंथ इज a, लेट एज लेंथ इज a। ठीक है, तो यहाँ पर जो एज लेंथ है वो है a।
यहाँ की भी जितनी भी एज लेंथ है वो सब ए ही हैं, ठीक है। तो इससे ये वाला जो फेस डायगोनल है इसकी वैल्यू क्या आएगी? क्या देख पा रहे हो कि ये क्या बन रहा है? मान लो इसको ए, इसको बी और इसको सी नेम दे दिया, तो एक ट्राइंगल नहीं बन गया? ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गया ए बी सी? तो हम इन ट्राइंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। बहुत फेमस थ्योरम है, सभी जानते हैं। क्या होती है? जो आपका ये डायगोनल होता है उसका स्क्वायर जो होता है वो इज इक्वल टू सम ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो हमारा ए बी है, हमारा डायगोनल, उसका जो स्क्वायर है वो इज इक्वल टू किसके है? जो बेस है बी सी उसके स्क्वायर प्लस सम ऑफ परपेंडिकुलर ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो समझ आ गए पूरा क्या हुआ? हमने इसको एक ट्राइंगल कंसीडर कर लिया और वहाँ से हमने ये वाली फॉर्मूला जो है बना दिया। अब हमें पता है कि जो ए बी है वो तो हमें पता नहीं क्या है, हमें निकालनी है, लेकिन बी सी की लेंथ हमें पता है कि ए स्क्वायर दी हुई है, मतलब ए दी हुई है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए सी की वैल्यू भी दी हुई है हमें ए, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। टोटल मिला के सम कर दो इनका, 2a स्क्वायर आ जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो तो ये आ जाएगा हमारा √2a, ठीक है। ये आया √2a। अब यहाँ पे जो ये ए बी था, अब ये ए बी किससे मिलके बना था? फेस डायगोनल से। फेस डायगोनल कैसे बनता है? एक तो ये वाला लैटिस पॉइंट, एक ये वाला लैटिस पॉइंट, और एक इसके मिडल में भी तो होता है ना, इस तरीके से बनता है ना। तो यहाँ पे जो ये वाला लैटिस पॉइंट है ये तो कॉर्नर्स पे होता है। भाई एफसीसी की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि फेस डायगोनल की बात की हमने, तो एफसीसी में होगा ना। तो एफसीसी में कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लैटिस पॉइंट? कॉर्नर प्लस फेस पे, फेस के सेंटर पे। तो कॉर्नर्स पे तो ये दोनों हो गए, एक ए वाले पॉइंट पे एक बी वाले पॉइंट पे, एक मिडल में होगा ना लैटिस पॉइंट, तो ये मिडल वाला ही तो है, ठीक है। अब यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है ये कितनी है? r। यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? r। ये पूरी कितनी है? 2r। तो कुल मिलाकर कितनी हुई डिस्टेंस? 4r। तो ये जो ए बी है वो किसके इक्वल है? 4r के। तो 4r इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? √2a के। ये फॉर्मूला आया है हमारे फेस डायगोनल का, और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है बहुत, ठीक है। तो ये बात हो रही है फेस डायगोनल की। तो फेस डायगोनल के लिए 4r इज इक्वल टू √2a, ये होता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया फेस डायगोनल। अब हम बात करते हैं बॉडी डायगोनल की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं अब हम? बॉडी डायगोनल की। तो ये देखो कैसे होगा। अब नोट हो गया ना? ठीक है, इसको हम पूरे को ही रब करते हैं और अब बात करते हैं फेस डायगोनल के अलावा बॉडी डायगोनल की। देखो फिर से हमने एक यूनिट सेल ड्रॉ की। बीसीसी की अगर हम बात करें तो लैटिस पॉइंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एट कॉर्नर्स एंड सेंटर पे। 8 कॉर्नर्स पे और एक सेंटर पे प्रेजेंट होता है। तो अगर हम बात करें बॉडी डायगोनल की तो कहाँ से कहाँ तक का बॉडी डायगोनल होता है? ये वाला, ठीक है। ये मान लो ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है। यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है वो है हमारा एक बॉडी डायगोनल, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। ये क्या है हमारा? एक फेस डायगोनल है, क्योंकि फेस तो ये सारे ही फेस हैं, ये वाला फेस, ये भी फेस, तो हम इसको यहाँ वाले फेस को कंसीडर कर लेते हैं जिससे एक ट्राइंगल सा बन जाए। इसको नाम दे देते हैं सी। तो अब देखो, अब क्या ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको? एक राइट एंगल ट्राइंगल बिल्कुल दिख रहा है हमें, ये एक ट्राइंगल दिख गया। यहाँ पर हमारी जो ये डिस्टेंस है, एज लेंथ, ये तो हमारी ए है,
क्योंकि ये तो एज लेंथ है सिंपल हमारे एक लैटिस पॉइंट से दूसरे तक की, ये तो हमारी ए की वैल्यू है। लेकिन ये जो ये वाला पॉइंट है ए सी, ये क्या है हमारा फेज डायगनल है, फेज डायगनल। और अभी हमने फेज डायगनल की लेंथ बताई थी कुछ, क्या होती है 4r इज इक्वल टू √2a, यानी कि 4r क्या था हमारा, ये फेज डायगनल था हमारा, तो इसकी वैल्यू कितनी आई √2a। ठीक है, इस चीज़ को अभी नोट करके रखो। अब देखो इन ट्राइंगल ABC, फिर से हम एक ट्राइंगल ले रहे हैं ABC। इस ट्राइंगल में डायगनल कौन सा है, ये बॉडी डायगनल जो हो रहा है AB का होल स्क्वायर लेंगे, ये है हमारा बॉडी डायगनल। ठीक है, तो AB होल स्क्वायर ऑफ AB इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ AC एंड प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC बेस हो गया हमारा अगर राइट एंगल ट्राइंगल देखें, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया BC। तो हमने यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम लगाई और बॉडी डायगनल निकाल दिया। अच्छा, यहाँ पे जो बॉडी डायगनल होगा वो कितना होगा, क्योंकि ये भी हमारा किस किस से मिलके बन रहा है, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, 1 मिनट, इसको ऐसे कंसीडर करो। ठीक है, तो बॉडी डायगनल किससे बन रहा है हमारे, जो फेस पे हैं कॉर्नर, सॉरी फेस पे नहीं, कॉर्नर पे हैं जो लैटिस पॉइंट, एक ये वाला और एक ये वाला, और एक जो मिडल में है, तो ये हमने मिडल वाला ले लिया। ठीक है, अब इसकी ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक की ये कितनी है r है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है r है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है 2r है, तो ये भी कितनी हो गई टोटल 4r। तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारी 4r के इक्वल है। AC को देखो, ये AC क्या है हमारा फेस डायगनल, कितना है √2a होल स्क्वायर प्लस BC कितना है एज लेंथ है तो a स्क्वायर, ये टोटल कितना हो गया हमारा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कितना आ गया टोटल, इसको सम करके 3a स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो AB का, क्या आ जाएगा √3a, ये आ जाएगा। और AB हमारा क्या है, ये जो AB था हमारा 4r के इक्वल आया था, तो 4r इज इक्वल टू कितना आया √3a, ये आया हमारा बॉडी डायगनल। ठीक है, तो ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फेस डायगनल एंड बॉडी डायगनल, इन दोनों में रिलेशन ये याद होना चाहिए। अब इसको याद कैसे करोगे, कोई ऐसी ट्रिक जिससे याद हो जाए जल्दी से। देखो इसमें ना √2 है और एक में √3 है, बाकी तो सब सेम है ना, 4r इज इक्वल टू एक में √2 है एक में √3 है, बाकी सेम है। तो हम इसको ये कर सकते हैं कि किसी भी कॉइन के दो फेज होते हैं। ठीक है, किसी भी कॉइन के दो फेज होते हैं, इसको हम ऐसे याद रख लेंगे। तो यहाँ पे लिखो टैक्टिक लर्न करने की, कि पहले पूरा लिखो, ये बॉडी डायगनल 4r इज इक्वल टू √3a एंड फेस डायगनल इज इक्वल टू 4r इज इक्वल टू √2a। ओनली 2 and 3 digits are different. Difference of only, यहाँ पे लिख दो डिफरेंस ऑफ ओनली 2 and 3 डिजिट्स। यहाँ पे इन दोनों में ही क्या हो रहा है, देखो डिफरेंस हो रहा है 2 और 3 का, 2 और 3 डिजिट डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओनली 2 and 3 डिजिट्स। तो इसको हम लर्न कैसे कर सकते हैं, देखो कॉइन हैज़ 2 फेस, हेड एंड टेल। ठीक है, किसी भी कॉइन के 2 फेज होते हैं, कॉइन हैज़ 2 फेस, हेड एंड टेल। ठीक है, तो जिसमें भी हमारा फेस की बात हो रही है 2 फेस, तो मतलब 2 फेज होते हैं, 2 फेस।
तो फेज डायगोनल में यहाँ पे 2 आता है, ठीक है। कोइन हैज़ 2 फेज, हेड एंड टेल, तो कोइन के 2 फेज होते हैं, तो जब भी हमारे फेज डायगोनल की बात होगी तो वहाँ पे 2 वाली टर्म आएगी, बाकी बॉडी डायगोनल में फिर याद आ ही जाएगा आपको कि 3 आएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक इसमें लग जाएगी, तो इस टैक्टिक को याद रख लेना, ये काम आएगी आपके, क्योंकि 2 और 3 का डिफरेंस ही काफ़ी डिफरेंस होता है। वैल्यू का पता है ना क्या होती है, √2 की वैल्यू 1.4 एंड 1.414, √2 की वैल्यू एंड √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73। तो जब कैलकुलेट करोगे ना तो ये डिफरेंस भी काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा। कहने को सिर्फ 0.34 का डिफरेंस है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई पूरी कंप्लीट, फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल वाली। अब हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप की, जो हमारी रिलेशनशिप हो रही थी बिटवीन ए, डी एंड आर। तो उसमें हमारी एफसीसी की बात, हम एससीसी की बात कर चुके थे, अब हम बीसीसी की बात करते हैं। जो हमारी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होती है, उसके केस में हम बात करते हैं कि क्या रिलेशन होता है। तो अभी हमने जैसे देखा, जो बॉडी डायगोनल होता है वो क्या होता है, देखो अब तो बीसीसी से एकदम याद आ गया ना, √3 आएगा, क्योंकि हमारा जब भी फेज की बात होगी तो वहाँ तो 2 आना है, ठीक है। फेज 2 होते हैं कोइन के, तो 4r = √3 आया, ठीक है। तो यहाँ पे r और a का रिलेशनशिप तो दिख रहा है हमें क्लियरली कि ये वाला रिलेशनशिप है। तो जो ये 4r है इसको हम क्या लिख सकते हैं, और इसको देखो हम 2 × 2r भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि 2 2 are 2, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 4r ही आएगा, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से जो 2r है = किसके इक्वल आ सकता है, √3a/2, इसके इक्वल आ जाएगा। ये 2 इधर डिवाइड में चला गया। अब ये जो 2r है ये किसके इक्वल होता है, जो हमारे बॉडी डायगोनल की बात हो रही है, ये वाला बॉडी डायगोनल था हमारा, इसमें जो ये वाली डिस्टेंस थी हमारी r थी, ये वाली डिस्टेंस 2r थी, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी थी, r थी। तो ये जो 2r है पूरी, ये डायमीटर ही तो है, तो ये किसके इक्वल हुई, d के। तो d = किसके इक्वल हुआ, √3a/2 के, ठीक है। तो एक रिलेशनशिप तो ये याद हो जाएगा r और a का, और एक d और a का ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। किसी भी चीज़ को निकालना हो किसी से भी, तो हम इनमें ये फॉर्मूले यूज़ करके इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। हो गया इसका रिलेशनशिप, इजी है बहुत। नेक्स्ट एफसीसी, देखो एफसीसी को हम फेज डायगोनल से देखेंगे, क्या होते हैं, 2 फेज होते हैं, तो √2a ये याद आ जाएगा, 4r = √2a, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो r का और a का रिलेशनशिप तो यहाँ से आ गया, ये तो क्लियर है कि हाँ भाई r और a का रिलेशनशिप। सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था √2a/2, इसको हम 2 को इधर लेके चले जाएंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा। 2r को हम क्या कह सकते हैं, d, तो ये √2a/2, एक रिलेशनशिप ये आ गया। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम √2 को ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, फ़र्क तो उससे कुछ पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि भाई √2 से √2 वैसे भी कैंसिल ही हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं। √2 को √2 से करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा, और ये 2√2 बन जाएगा। तो 2a/2√2 इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ से 2 को कैंसिल कर दो, तो d = क्या आ गया हमारा, a/√2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे ये वाले रिलेशनशिप आ गए, ठीक है। फॉर्मूला किसी भी तरीके से आए, हमें उसको घुमा फिरा के बना देना है और इसके रिलेशनशिप को ऐसे करना है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी रिलेशनशिप की बात बिटवीन डी, ए एंड आर, एससीसी के लिए, बीसीसी के लिए, एफसीसी के लिए, बाकी हम देख चुके हैं। क्लियर है, इतनी चीज़ क्लियर है, ओके। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट सी चीज़, जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे। उससे क्या होते हैं, देखो पैकिंग फ्रैक्शन, पूछ लेंगे एससीसी, बीसीसी, एफसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है ये बताओ। तो पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग फैक्टर किसी भी नाम से आ जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग फैक्टर,
ठीक है। अब पैकिंग फ्रैक्शन या फैक्टर में ना एक चीज़ हो सकती है, देखो पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग फैक्टर क्या होता है। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या है, इसको आप ये समझ सकते हो जैसे कि पैकिंग की बात आ रही है। पैकिंग करना मतलब क्या होता है, आप पैकिंग करते हो तो क्या करते हो, किसी भी बैग में आप कुछ सामान रख रहे हो, पैक कर रहे हो अपना सामान, तो क्या कर रहे हो आप उसमें, अगर आप देखो कि हाँ भाई हम तो पैक कर रहे हैं सामान, लेकिन अगर आप इस चीज़ को एक दूसरे तरीके से सोचो, आप क्या कर रहे हो उस बैग के साथ, आप उस बैग को जो पहले खाली था उसको ऑक्यूपाई कर रहे हो। पैकिंग करने का मतलब क्या हुआ, पहले वो खाली था, अब आप उसको क्या कर रहे हो, सामान भर के ऑक्यूपाई कर रहे हो, उसको भर रहे हो आप सामान, ठीक है, तो ये ऑक्यूपाई करना हो गया। तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब भी यही होता है कि ऑक्यूपाई करना, लेकिन क्या ऑक्यूपाई हो रहा है यहाँ पर बात, क्योंकि लैटिस पॉइंट्स की हो रही है, तो यहाँ पर जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं यूनिट सेल को, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल occupied by lattice point, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाय लैटिस पॉइंट। अब ये दो तरीके से हो सकता है। अगर हम बात करें सिंपल 2D की, तो 2D में तो हमें डायरेक्टली सामने दिख रहे हैं। बात करें 3D की, तो 3D में हमें क्या दिखता है कि भाई एक लैटिस पॉइंट यहाँ पर है, एक इस फेस पे है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक पीछे वाले फेस पे है, एक बीच में है, एक इधर है। तो ये कुछ इस टाइप से दिखाई देता है हमें, ठीक है, जिसमें हम पीछे का भी देख सकते हैं। ये 3D हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है 2D हो जाता है। तो जब 2D है तो उसमें तो हमें सिर्फ ये दो ही चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो इसका तो हम निकाल सकते हैं एरिया। 3D के केस में हमें 3 लेंथ दिख रही हैं, इनका हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम, ठीक है। तो अब हमें एरिया और वॉल्यूम इन दोनों के बेस पे ही बताना है कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। इसको हम P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन को। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, P इज इक्वल टू, अगर हम एरिया की टर्म में बताएं तो एरिया ऑफ यूनिट सेल कवर्ड बाय लैटिस पॉइंट, और लैटिस पॉइंट क्या है हमारा, एक सर्कल की शेप में है, तो अगर हम इसको सर्कल कह देंगे तो सर्कल का एरिया की बात हो रही है, डिवाइड बाय टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल, डिवाइड बाय टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो एरिया ऑफ यूनिट सेल कवर्ड बाय लैटिस पॉइंट डिवाइड बाय टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल, मतलब जितना यूनिट सेल का एरिया होता है टोटल, वो तो हम लिखते हैं नीचे की साइड, जैसे कि हमारा क्यूब की फॉर्म में अगर है तो उसका एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, और हमें एरिया निकालना है लैटिस पॉइंट का, तो लैटिस पॉइंट किस फॉर्म में है, सर्कल की फॉर्म में, तो ऊपर आना है सर्कल का एरिया। तो क्या होता है सर्कल का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, पढ़ते हो ये आप 4 पाई आर स्क्वायर, और जो यूनिट सेल है हमारी वो एक क्यूब की तरह है, तो स्क्वायर की तरह है, क्यूब तो नहीं दिख रहा है क्योंकि ये 2D की बात हो रही है, ये एक स्क्वायर दिख रहा है हमें, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, उसकी लेंथ एच लेंथ का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो यहाँ से जो पैकिंग फ्रैक्शन आया है P इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आया है, ठीक है, ये आएगा।
तो अगर आपको सिंपल एरिया की टर्म में कोई यूनिट सेल दी गई है किसी न्यूमेरिकल में, सिंपल हमें दिया है कि वो 2D फॉर्म में है और सामने से हमें बस वो स्क्वायर दिख रहा है, तो उसकी फॉर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, ये पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला लेना पड़ेगा। आर ए की वैल्यू दी है तो इसको पुट करके हमें आंसर निकालना है कि क्या पैकिंग फ्रैक्शन होगा। बट अगर हमें ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो क्या है, तो हम उसको वॉल्यूम वाला कंसिडर करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, जो कि अब हम ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और अगर सामने से दिख रहा है आपको ऐसा है, वो दिया है, तो फिर यही वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन को वॉल्यूम की टर्म में कंसिडर करते हैं, जिसमें कि हम इसमें सिर्फ क्या चेंजेस आ जाएंगे, यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कवर्ड बाय लैटिस पॉइंट, जो कि एक स्फेयर की फॉर्म में होगा। अब सर्कल नहीं हो सकता ये, अब ये क्या होने वाला है, स्फेयर होने वाला है। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ये आएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कवर्ड बाय लैटिस पॉइंट, यानी स्फेयर का वॉल्यूम जितना कवर हो रहा है यूनिट सेल के द्वारा, और डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी वो यूनिट सेल कितना कवर कर रही है। ठीक है, वॉल्यूम की टर्म्स में पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कवर्ड बाय लैटिस पॉइंट, यानी स्फेयर की फॉर्म में, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल जो हमारी स्फेयर की फॉर्म में है, उसका क्या वॉल्यूम होता है, स्फेयर का वॉल्यूम जो होता है वो, यानी 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो जो यूनिट सेल हमारी होती है वो किस तरह की है वॉल्यूम, वो हमारी एक क्यूब की फॉर्म की है ना, ऐसे वाली। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, क्योंकि इसकी जो एज लेंथ है वो सारी ए कंसिडर कर रहे हैं, तो टोटल वॉल्यूम कितना आएगा, ए क्यूब। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4/4 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 3a क्यूब। ठीक है, ये हो सकता है इसका वॉल्यूम। अच्छा, अब जब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम की, अच्छा पैकिंग फ्रैक्शन में ना ये चीज़ तो ठीक है जो हमने की अभी तक, लेकिन फॉर्मूले में ना इसके एक z और इसमें इंक्लूड कर लो, क्योंकि अब जो यूनिट सेल है हमारी वो स्पेसिफाई तो होनी चाहिए ना कि वो यूनिट सेल का टाइप है क्या। वो हो सकती है हमारी SCC हो सकता है BCC हो, FCC हो, हमें क्या पता वो कौन सी हो। तो अगर हमें स्पेसिफाई कर दिया है क्वेश्चन में, जो कि करेंगे ही, तो वो हमारी z की वैल्यू भी साथ में होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो जो भी वह हमारी यूनिट सेल जिस भी टाइप की होगी, हमें वो वाली z की वैल्यू यहाँ पर रखनी होगी। ठीक है, और z क्या होता है हमारा, जो हमने कंट्रीब्यूशन टोटल लैटिस पॉइंट निकाले थे पर यूनिट सेल, वही तो होते हैं z, कि हमारे एक यूनिट सेल में टोटल कितने लैटिस पॉइंट होते हैं। तो SCC के लिए वैल्यू आई थी 1, कैसे आई थी, क्योंकि 8 होते हैं और कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। ये लास्ट क्लासेस में सब कुछ क्लियर कराया गया है, बिल्कुल डिटेल में कराया गया है, उसको जाकर एक बार चेक कर लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा कि z की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो z की वैल्यू 1 हो गई SCC के लिए, BCC के लिए z की वैल्यू 2 हो जाती है, और FCC के लिए वैल्यू 4 हो जाती है। तो इस तरीके से जो भी z की वैल्यू होगी वो इस फॉर्मूले में यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से जो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला आता है निकल के, वो ये आता है। ठीक है, एरिया वाला थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, बट ये वाला फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। एरिया वाला थोड़ा सा उसमें यह है कि अगर आपको स्पेसिफाई क्वेश्चन में करके देंगे तो ही आपको यूज़ करना है, बट वॉल्यूम तो आपको डेफिनेटली करना ही होता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद कर लेना और इसको नोट कर लो जल्दी से। z यहाँ पर नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट है, r आपको पता ही है क्या होती है, रेडियस, और a की वैल्यू जो होती है हमारी वो एज लेंथ होती है। ठीक है, ओके, अब हम 1 बाय 1 ना पैकिंग फ्रैक्शन निकालने वाले हैं हर यूनिट सेल का, जैसे कि हमारी SCC है, BCC और ये वाली। तो ये पूरा फॉर्मूला अच्छे से नोट कर लिया। ओके, अब इसको करते हैं रन।
पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग फैक्टर फॉर, सबसे पहले लिखो एससीसी के लिए क्या आएगा। देखो अभी हमने बताया था पैकिंग फैक्टर या पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी ऊपर की साइड तो वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, z साथ में रहेगा ही, डिवाइड बाय, हमने बताया था टोटल यूनिट सेल जो होती है हमारी, टोटल यूनिट सेल क्या होती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, a क्यूब होता है, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। बात एससीसी की हो गई है, तो z की वैल्यू तो 1 आनी चाहिए, एंड a इज इक्वल टू कितना होता है यहाँ पर 2r, ये भी क्लियर होना चाहिए कि a इज इक्वल टू 2r होता है या फिर d, a इक्वल टू d होता है। ये रिलेशनशिप हमने पढ़ा था, इसीलिए हमने वो रिलेशनशिप पहले पढ़े थे क्योंकि उनका यहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो एक बार रिवाइज करो, पीछे पेज पलट के देखो ज़रा, अभी अभी कराया था, d इज़ इक्वल टू a जो कि एज लेंथ है इज़ इक्वल टू 2r होता है, ठीक है, ये रिलेशनशिप होती है हमारी। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, a को 2r लिख सकते हैं, ठीक है, तो इस a की जगह पुट कर दो 2r को और z की जगह पुट कर दो 1 को, तो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 2r का होल क्यूब, ठीक है। सॉल्व करो इसको, क्या आएगा देखो, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 2 का क्यूब करना है, क्या आएगा 8 और r का क्यूब r क्यूब से पूरा r क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर, अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 4 पाई बाय 3 × 8, हम इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो π/6 आ जाएगा, ठीक है। तो π/6 जो आ गया आपका, ये किसकी वैल्यू आई है, आपके पैकिंग फैक्टर की वैल्यू आई है, π/6 पैकिंग फैक्टर की वैल्यू आई है, π/6, तो p इज इक्वल टू π/6। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आने वाला है, पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी 3.14 या फिर 22/7 कह लो इंटू 6। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आने वाली है, हम्म 0.52, यहाँ से जो वैल्यू आएगी पैकिंग फ्रैक्शन की वो आएगी 0.52, लेकिन ये वाली जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो तो है 0.52, पर हमें तो इसको अगर उसकी टर्म में निकालना है, परसेंटेज की टर्म में, तब हम वैल्यू क्या लिखेंगे 52%, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जब पॉइंट हटेगा तो ये 100 कैंसिल होके 52% आएगा अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो यहाँ से जो पैकिंग फ्रैक्शन पैकिंग फैक्टर आया वो आया हमारा 52%, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन जो आएगा वो आएगा 0.52 और अगर इसको परसेंटेज में निकालना है तो वो आएगा 0.52। इसको पैकिंग एफिशिएंसी भी बोलते हैं, कहीं पे ना लिख लो, इसको ना हम पैकिंग एफिशिएंसी भी बोलते हैं। तो अब एक चीज़ ना बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, इतनी इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज़ को, पैकिंग एफिशिएंसी एंड पैकिंग फ्रैक्शन। देखो निकलते तो सेम तरीके से हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस है और वो है पॉइंट्स का डिफरेंस, यानी कि जो भी हमारे परसेंटेज की टर्म्स में आप वैल्यू निकाल रहे हो, लाइक 52% आपने निकाला, तो वो तो होती है हमारी एफिशिएंसी। अगर आप परसेंटेज में निकाल रहे हो कोई चीज़ तो वो तो होती है उसकी एफिशिएंसी। अगर कोई चीज़ आप निकाल रहे हो पॉइंट्स में, फ्रैक्शन में 0.52, तो वो हो गई है उसकी पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो एफिशिएंसी दी जाए और फ्रैक्शन दी जाए तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना हमेशा। पैकिंग एफिशिएंसी तो होती है हमारी परसेंटेज में हमेशा, और पैकिंग जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन हमेशा डेसिमल्स में होता है, यानी पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ में, ठीक है। तो अगर 0.52 दिया है तो वो पैकिंग फ्रैक्शन दिया है, और 52% दिया हुआ है तो वो पैकिंग एफिशिएंसी दी हुई है, ठीक है। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं बट बहुत काम की होती हैं, नोट कर लेना कहीं पे, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ तो हो गई क्लियर कि एससीसी के लिए क्या होती है पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू 52%, और ये इतनी इंपॉर्टेंट वैल्यू है ना,
आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भाई पैकिंग फ्रैक्शन बताओ हमारे एससीसी का, तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए 52%। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट करते हैं, इसी में ही कुछ चेंजेस करते हैं, बीसीसी की बात कर लेते हैं। फॉर बीसीसी, तो बीसीसी के लिए z की वैल्यू तो आ जाएगी 2। तो यहाँ से जो सोल्व करेंगे हम, देखो अभी बॉडी डायगोनल वाला हमने जो किया था 4r इज इक्वल टू √3a। अब तो ये √3 और √2 में कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा ना, फेज़ वाले में 2 है और बॉडी वाले में √3 है, ये चीज़ ध्यान है ना। ठीक है, 4r इज इक्वल टू √3a। तो यहाँ पे r और a का क्या रिलेशन आया, ये आया। तो हम यहाँ से a की वैल्यू को क्या पुट कर सकते हैं, 4r/√3। आप r की जगह भी a वाली टर्म लिख सकते हो, बात एक ही है क्योंकि ये तो कैंसिल ही होना है। तो आप r इक्वल टू √3a/4 भी कर सकते हो, r इज इक्वल टू, या फिर a इज इक्वल टू 4r/√3 भी कर सकते हो। ठीक है, पुट कर दो यहाँ पर। अच्छा, z की वैल्यू 2 लिख दोगे इनटू 4/3 πr³। a की जगह पुट कर दो 4r/√3, इसका होल क्यूब कर दो एंड सॉल्व कर दो इसको। ये आएगा 2 × 4/3 πr³, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये आ जाएगा r³ से पूरा r³ कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये कैंसिल, 8। तो क्या आया आंसर, √3 π/8। अब वैसे तो आपको डायरेक्टली कभी कभी ना इस फॉर्म में भी दे देते हैं, तो अगर आपको सिंपल निकालना है ना तो ये यहाँ तक का आंसर भी ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। बाकी आगे पाई की वैल्यू रख के जो आप निकालोगे फिर वो आंसर नेक्स्ट दूसरे टाइप का हो जाएगा। तो आपको हो सकता है कहीं पे क्वेश्चन में ना इस टाइप से भी दे दें, तो अगर ये भी दे रहे हैं तो भी सही है। तो अब यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी अप्रोक्सीमेट 0.68 डेसिमल में पैकिंग फ्रैक्शन, जिसको आप एफिशिएंसी की टर्म में 68% अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हो। तो जो P आया वो 68% आएगा। ठीक है, कहीं पे ये 68 भी होता है, या फिर अप्रोक्सीमेट कहीं कहीं पे 69 भी बोल देते हैं, या फिर कहीं कहीं पे 70% तक भी बोल देते हैं। तो अगर 68, 69, 70 इसके आसपास वैल्यू है तो वो किसके लिए है, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ BCC। ठीक है, ओके। अब लास्ट FCC रह गया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। फिर इसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला पढ़ेंगे डेंसिटी का। हो गया, ठीक है। इसी में चेंजेस करते हैं, और अब आई थिंक मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है हम कैसे करने वाले हैं FCC को, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। एक बार ज़रा खुद ट्राई कर लो कैसे करना है। इतना तो आ गया होगा करना, अब एक बार खुद अपने आप निकालो कि कैसे करना है हमें इसको। इतना ज़्यादा हिंट दे दिया है अब तो। z की वैल्यू तो 4 पुट करनी है। फेस डायगोनल का फॉर्मूला होता है 4r इज इक्वल टू √2a। तो यहाँ से a की वैल्यू पुट करनी है 4r/√2। तो इसको पुट कर दो a वाले में बस। ठीक है,
कैलकुलेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, कैसे कैसे निकाल दिया, ये इनका क्यूब किया है बस, और कुछ भी नहीं किया इसमें। क्यूब करके जो डिवाइड में था उसको हम ऊपर लेके चले गए, बस सिंपल यही किया है। तो ये तो हो गया हमारा कैंसिल आर क्यूब, ठीक है। इसको कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो √2π/6 ये आ जाएगा। इसको जब आप सोल्व कर लोगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 0.74 और 74% अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो ये आ जाएगी 74% वैल्यू। सिंपल सोल्व किया है, आप चाहो तो इसको 3.14 या 22/7 रख के सोल्व करके देख लेना कैलकुलेटर से, या फिर खुद भी, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। एफिशिएंसी की टर्म्स में भी और फ्रैक्शन की टर्म्स में भी। तो ये तीनों चीज़ें कंप्लीट हो गई, ओके। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म कर देते हैं। आई थिंक डेंसिटी वाला फॉर्मूला कर दिया तो फिर बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, तो यहीं तक ही कंप्लीट करते हैं। अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। स्टार्टिंग हमने की फेस डायगोनल बॉडी डायगोनल से निकालने पे, उसकी टेक्निक बताई गई आपको, कैसे याद रखोगे। 4r = √2a, एक में √3a, ठीक है। उसके बाद हमने बात की रिलेशनशिप की, DA और R के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। SCC, BCC, FCC तीनों के लिए हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखा पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है या पैकिंग फैक्टर क्या होता है, वो भी हमने तीनों के लिए देख लिया कि SCC के लिए, BCC, FCC के लिए क्या होता है, वो सब हमने कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पे आपकी क्लास होती है ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं डेंसिटी वाले फॉर्मूले के साथ, जो कि इम्पोर्टेंट है, डोंट मिस दैट। एंड तब तक आप रिवाइज़ कर लीजिए, जो पीछे का है सारा का सारा रिवाइज़ करके आइएगा, क्योंकि रिवाइज़ जब तक नहीं करोगे पहले वाला तो आगे कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।